आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। मई महीने की आखिरी आज का दिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशबू कुमार है। देश में राज्य दर राज्य चुनावी तौर पर पिछले कुछ सालों में दो पार्टियों की लड़ाई और दो ही पार्टियों के बोलबाले का ट्रेंड बढ़ा है, कर्नाटक से लेकर यूपी तक। तो क्यों हुआ है ऐसा और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे है? आज पॉडकास्ट की शुरुआत यहीं से। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद ऐसी सुगबुगाहट है कि बीजेपी अपने नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष की जिम्मेदारियां घटा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो उनकी जगह कौन लेगा और 2024 चुनाव से पहले ऐसा करना बीजेपी के कितने पक्ष में होगा, समझेंगे। और नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज से 4 दिन के भारत दौरे पर हैं, तो आखिर में उनके इस दौरे के कार्यक्रम और अहमियत पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस शुभम तिवारी से। शुक्रिया खुशबू। आज मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा दिन। इम्फाल में सुरक्षा समीक्षा की बैठक करेंगे। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्देश। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज से 4 दिन के भारत दौरे पर सीमा विवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे। सैंटा क्लॉरा में प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। अमेरिकी सांसदों से भी होगी उनकी मुलाकात। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुजाय कृष्णचंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। 350 करोड़ रुपए का है ये घोटाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अजमेर में जनसभा से पहले यहां के ब्रह्मा मंदिर में करेंगे दर्शन। और माफिया मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में सुनवाई आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। अवैध असलहा और गैंगस्टर एक्ट का केस। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने चुनावी तौर पर किस तरह से सफलताएं हासिल की हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार चुनावी रणनीतियां बनाना और इसे इम्प्लीमेंट करना पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहा। विश्लेषक कहते हैं कि इस 9 साल के दरमियान देश की राजनीति भी बदली है। इन्हीं बदलावों में से एक है देश के अलग अलग राज्यों में बाईपोलर लड़ाइयों की तस्वीरें बनना और मल्टी पार्टीज इलेक्शन का रुतबा खत्म होना। अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव गुजरा, वहाँ मेन फ्रेम में कांग्रेस और बीजेपी ही रही। ऐसी ही सूरत हिमाचल में भी थी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान या यूपी या यहाँ तक दिल्ली भी। चुनाव में 2 पार्टियों के बीच लड़ाई सिमट जाती है। अब इसी बदली सूरत के भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी को ऐसी सूरत में फ़ायदा भी होता है, लेकिन ये निष्कर्ष इतने भी साफ नहीं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं राहुल वर्मा। उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा है और बीते कुछ सालों में 2 पार्टियों की लड़ाई का ये जो ट्रेंड है वो किस तरह से बढ़ा है, इसको समझाया है। राहुल अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान भी पढ़ाते हैं। मैंने उनसे ही बात की। राहुल जी, पहले तो अभी देश के कई हिस्सों में बाईपोलर कंटेस्ट की जो तस्वीर है वो किस तरह से दिखाई देती है और बीते कुछ सालों के चुनावों में इसमें किस तरह से इजाफा हुआ है? ऐसा हो रहा है पिछले 7, 8, 10 सालों का अगर आप डेटा देखते हैं तो कई ढेर सारे राज्य जो पहले बाईपोलर थे वो आज भी बाईपोलर हैं, पर कुछ नए राज्य बाईपोलर बन गए हैं जो पहले बाईपोलर नहीं थे। मतलब तो अगर आप देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब पहले बाईपोलर थे और आज भी बाईपोलर हैं। और कुछ नए राज्य जैसे आपने कर्नाटक का उदाहरण लिया, या आप अगर उड़ीसा में देखें या उत्तर प्रदेश देखें या वेस्ट बंगाल देखें, इन सब जगहों पे अब जो राजनीति है वो 2 पार्टियों के बीच में सिमटती जा रही है। उसी तरह से कुछ ऐसे राज्य थे जो पहले बाइपोलर थे, पर अब वो मल्टीपोलर हो गए हैं। अगर आप देखें गुजरात, जहां पे पहले सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी था, अब वहां पे आम आदमी पार्टी हो गई है। तेलंगाना, जो पहले आंध्र का हिस्सा था, जो टीडीपी और कांग्रेस के बीच में था, टीआरएस आ गई। फिर उसके बाद अब वहां पे बीजेपी भी एंटर कर रही है। तो वो एक और स्टेट हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद वो भी मल्टीपोलर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीर उभर के आ रही है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर वाकई ऐसा है तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में मतलब ऐसा क्या है जो बाइपोलर कंटेस्ट को बढ़ावा देता है? नहीं, इसे बीजेपी की अपनी राजनीति की वजह से ही सिर्फ नहीं हो रहा है। देखिए, उसके 3-4 मुख्य कारण हैं।
एक उसमें से बीजेपी का नेशनल पार्टी सिस्टम में एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल करना वो है उसकी राजनीति की वजह से नहीं, पर क्योंकि बीजेपी डोमिनेंट पार्टी बन गई है, कांग्रेस का साथ में डिक्लाइन हुआ है, तो जो नेशनल पार्टी कंपटीशन जब चेंज हो रहा है तो स्टेट्स में भी चीजें चेंज होने लगती हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो अलग अलग राज्यों में कई इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पार्टियां थी, उनका डिक्लाइन हो रहा है। अब कहीं उसका कारण बीजेपी हो सकती है और कहीं उसका कारण बीजेपी नहीं हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का डिक्लाइन हो गया, या आप कर्नाटक में देखिए वहां पे जनता दल सेकुलर का डिक्लाइन हो गया। तो ये दूसरा कारण हो गया कि पार्टीज का भी अपना एक लाइफ टाइम होता है, उसमें ऊपर नीचे जाना लगा रहता है और उससे पार्टी कॉम्पिटिशन चेंज होता है। तीसरा क्या हुआ कि बीजेपी के राइज के साथ ही जो कुछ अलायंसेस सेटल्ड पैटर्न में थे, मतलब आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का अलायंस, शिवसेना बीजेपी का अलायंस, या जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का अलायंस, ऐसे कई अलायंसेस जो 20-25 सालों से चल रहे थे वो 2017-18 के आसपास टूट जाते हैं। और उसी तरह से कांग्रेस क्योंकि वो कमजोर हो गई है तो वो नए अलायंसेस में एंटर करती है, चाहे वो झारखंड में आप देखें उन्होंने जेएमएम के साथ अलायंस करा, या असम में उन्होंने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करा, या फिर आप वेस्ट बंगाल में उन्होंने लेफ्ट के साथ अलायंस करा। तो ये नए जो अलायंसेस का बनना बिगड़ना है, ये अपने आप में एक तीसरा कारण है जिसकी वजह से पार्टी कंपटीशन चेंज हो रहा है। तो ये तीन बड़े कारण हैं, पर इसके अलावा और छोटे कारण भी। और एक ये भी बात हमने अलग-अलग विश्लेषकों से सुनी है कि बीजेपी के लिए बाइपोलर लड़ाइयों में आसानी होती है चुनावों में। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं या फिर ऐसा अन्य पार्टियों के साथ भी है? ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट की हम बात कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स में बाइपोलर कंपटीशन बीजेपी को मदद करता है, और कुछ जगह पे अगर इलेक्शंस बाइपोलर हो जाए तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जैसे आप कर्नाटक का ही उदाहरण देखें, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुआ, उसका नुकसान बीजेपी को मिला। अगर जनता दल सेकुलर मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी को इतना नुकसान ना झेलना पड़ता। तो ये निर्भर करता है कि किस राज्य की हम बात कर रहे हैं, और उस राज्य में सामाजिक समीकरण कैसे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की पैठ कितनी है उन सामाजिक समीकरणों के बीच में। तो ये एक तरफा ना माना जाए कि सिर्फ किसी एक पार्टी को बाइपोलैरिटी या मल्टीपोलैरिटी से फायदा होता है। ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट में नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है और उसका फायदा उसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। कुछ जगह पे बीजेपी को जाहिर सी बात है बाइपोलैरिटी का फायदा मिलता है, जैसे आप ये मध्य प्रदेश या राजस्थान और इन सब स्टेट्स को देखेंगे तो वहां पे बाइपोलैरिटी का उन्हें फायदा मिलता है। बट कई जगह पे बाइपोलैरिटी, मतलब अगर वेस्ट बंगाल में बाइपोलैरिटी ही रहती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा नंबर 1 बनना। जब तक वहां पे इलेक्शन मल्टीपोलर नहीं होता है, बीजेपी का एक लिमिटेड बेस है, उसके आधार पर वो सीटें नहीं कन्वर्ट हो पाएंगी। तो अल्टीमेटली आप चुनाव सीटों से जीतते हैं, और वोट शेयर का जो रेशियो ऊपर घटता बढ़ता है उसकी वजह से सीट कन्वर्जन पे भी फर्क पड़ता है। शुक्रिया राहुल वर्मा। बाइपोलर लड़ाई वाले राज्यों में एक राज्य था कर्नाटक, जहां बीजेपी चुनाव हार गई। कांग्रेस की सरकार बनी। जीत की सूरत में राजनीति इनाम देना दे, हार के बाद सवाल जरूर खड़े करती है। हार के जिम्मेदारों में स्टेट लीडरशिप का नाम बीजेपी ने खुले तौर पर लिया, लेकिन एक नाम और था जो मुख्य भूमिका में था बीजेपी के लिए। यह है बीएल संतोष, जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इन चुनावों में संतोष की भूमिका इसलिए भी अहम थी कि कर्नाटक उनका गृह राज्य रहा है। संतोष कर्नाटक में काम भी कर चुके हैं। हार के बाद संतोष के काम करने के तरीके से लेकर येदियुरप्पा से उनके कटु संबंधों की चर्चा हो रही है। टिकट बंटवारे के दौरान भी उन पर आरोप लगे कि वो अपनी खेमे के लोगों को टिकट दे रहे हैं। चूंकि अब चुनाव बीत गए हैं और हार के बाद समीक्षा का दौर है, ऐसे में चर्चा और सवाल इसके आसपास भी तेज है कि क्या बीएल संतोष की जिम्मेदारी घटाई जा सकती है? क्या बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले ये उलटफेर करेगी? इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर ने इस पर विस्तार से स्टोरी की है। हमने उनसे ही बात की। तो हिमांशु जी, ये सुगबुगाहटें कहाँ से उठी कि बीएल संतोष की जिम्मेदारी कम की जा सकती है, उन्हें महामंत्री के पद से हटाया जा सकता है? इसका थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा आपको कि जब कर्नाटक में बीएल संतोष का जब करियर शुरू होता है तो 2006 से 14 तक जो है वो कर्नाटक में संगठन महामंत्री रहते हैं, और उसके बाद 14 में अमित शाह उनको राष्ट्रीय टीम में लेकर आते हैं।
और उसमें भी उनको जो जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, तो साउथ के राज्यों का ही प्रभार दिया जाता है उनको। तो पार्टी में एक धारणा ये बनी कि उनको साउथ का बहुत अच्छा नॉलेज है, साउथ को बहुत अच्छे से समझते हैं, कर्नाटक के हैं, तो इस नाते साउथ के मामलों में उनकी थोड़ी सुनी जाती थी दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा। जब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील बने, वहाँ से मंत्री हैं प्रहलाद जोशी मोदी गवर्नमेंट में, फिर सीटी रवि हैं, ये सारे लोग एक तरीके से कहा जाता है कि बीएल संतोष के करीबी या उनके विश्वस्त लोग हैं। तो जब बीएल संतोष जब किसी के टिकट की बात जब करते थे, जो कि पार्टी के लोग ही बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और बीएल संतोष का जो दबदबा है पार्टी में, उसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई नहीं बोलता है। सब यही कहते हैं कि नहीं, आप कर्नाटक के लोगों से बात करिए, और कर्नाटक के लोगों से बात करिए तो उनका सबसे बड़ा यही आरोप है कि अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए पार्टी के कई सीनियर लोगों का भी टिकट कटा, और लोगों को दरकिनार किया गया, लोगों को नजरअंदाज किया गया। तो उसमें जब होता क्या था कि जब कोई नाम चलता था तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते नलिन कुमार कतील भी उसको सपोर्ट करते थे, सीटी रवि भी सपोर्ट करते थे, प्रहलाद जोशी भी सपोर्ट करते थे। इसमें कई सीनियर लोगों को एक तरीके से उनका आरोप है कि उनको नजरअंदाज किया गया, और यहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ। तो मामला कुल ये है टिकट बंटवारे को लेकर के, और जब नतीजे अगर अनुकूल आ जाते बीजेपी के तो ये बीएल संतोष का मास्टर स्ट्रोक होता, लेकिन नतीजे अब चूंकि आए नहीं बीजेपी के पक्ष में, इसलिए अब पार्टी के अंदर जब रिव्यू की बात चलती है तो ये बात एक कही जा रही है कि भाई कर्नाटक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की इस तरह से इतनी भूमिका क्यों? क्योंकि अब बीजेपी के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का रोल इतना वोकल नहीं होता है। वो संगठन में एक तरीके से संघ के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। जितने भी संगठन महामंत्री रहे हैं, चाहे गोविंदाचार्य रहे हों, चाहे संजय जोशी रहे हों, चाहे रामलाल रहे हों, सब पर्दे के पीछे से ज्यादा काम करते रहे हैं। लेकिन बीएल संतोष को आप देखेंगे तो ये ज्यादा मुखर होके ट्वीट रेगुलर करते हैं, कई ट्वीट पे कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो जो ट्रेडिशनली जो संगठन महामंत्री हुए हैं उसके मुकाबले ये ज्यादा मुखर, ज्यादा असर्टिव उस तरीके से रहे हैं। तो उसमें ही ये बात आई कि ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और चुनाव के इतने करीब बीजेपी ऐसा करना चाहेगी तो उसके क्या बुरे असर भी हो सकते हैं, और अगर होता है तो कौन से नाम हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं या उनका कद बढ़ाया जा सकता है? देखिए, एक्शन लेने की बात, इस पे भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो कोई भी ये तो नहीं कह रहा है कि बीएल संतोष को हटाया जाएगा। ठीक है, ये तो मुश्किल है क्योंकि अभी चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे है। तो बीएल संतोष को हटाने का तो मेरे ख्याल से अभी तो कुछ ऐसा मैंने सुना नहीं कहीं पे। अगर अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कहीं चर्चा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जनरल सेक्रेटरीज कुछ आए हैं नए, और जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जो संगठन में जिनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उन लोगों का रोल बढ़ाया जाए। इस सूरत में दो नाम जो हर तरफ से उभर के आ रहे हैं और जिनको पिछले कुछ समय में इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी भी दी गई है, वो पहला नाम है विनोद तावड़े का और दूसरा नाम है सुनील बंसल का। तो विनोद तावड़े अभी जो 160 सीटों, जो मुश्किल सीटों की पहचान की है बीजेपी ने, उस पे जो समन्वय के लिए और वहां पे किन मंत्रियों को जाना है, वहां पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब को लेकर के जो 4 लोगों की कमेटी बनी है उसके भी चेयरमैन विनोद तावड़े हैं। और सुनील बंसल 3 स्टेट का प्रभार संभाल रहे हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। किसी जनरल सेक्रेटरी के पास 3 स्टेट नहीं है। तो इस नाते माना जा रहा है कि शायद अगर रिव्यू की जब आगे बात चलेगी तो बीएल संतोष की भूमिका को थोड़ा सा कम करके इन दोनों की भूमिका थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तो अभी भी ये गुंजाइश बची हुई है कि बीएल संतोष के ऊपर बीजेपी किसी भी डायरेक्ट कार्रवाई से परहेज करेगी, लेकिन क्या उनका पद घटाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। पिछले बरस दिसंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। उन्होंने एक वादा किया था कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका पहला दौरा भारत में ही होगा। वो अपने वादे पर खरे उतरे और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के करीब 5 महीने बाद आज से 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। उनके साथ उनकी बेटी गंगा भी भारत आ रही हैं।
तो प्रचंड दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मिलेंगे ही, साथ ही और कई राज्यों के दौरे पर भी होंगे। कई सारे उद्योगपतियों से उनकी मीटिंग है। तो प्रचंड का ये भारत दौरा इस वजह से भी ज़रूरी कहा जाता है कि अपने पूर्व कार्यकालों में प्रचंड खुले तौर पर चीन के साथ संबंधों को सराहा चुके हैं। इस बार उनके रुख ज़रूर बदले हैं। बीते 5 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने भारत को लेकर सकारात्मक पहल की है, जिसमें से एक ये दौरा भी है। तो क्या कार्यक्रम रहेंगे उनके इस 4 दिनों के दौरान, ये जानने के लिए मैंने बात की नेपाल के कांतिपुर मीडिया ग्रुप में जर्नलिस्ट राजेश मिश्रा से। 31 को जब वो आएंगे तो उस दिन पे उनकी कुछ मीटिंग है। उसके बाद कल होकर के उनका यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लंबा बैठक है। हैदराबाद हाउस में उनकी मीटिंग चलेगी, जो 1-to-1 मीटिंग भी होगी और कुछ फॉर्मल मीटिंग वगैरह है, डेलीगेशन लेवल की मीटिंग है। और उसके अलावा भी वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, यहाँ के विदेश मंत्री, सुरक्षा सलाहकार, कई सारे उच्च पदस्थ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और यहाँ दिल्ली के दौरा के बाद उनकी दौरा इंदौर के लिए तय किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे, वहाँ उज्जैन मंदिर का भी उनका विजिट है और एक रात उनको उज्जैन इंदौर में रहना है। तो बहुत सारे मायनों में इस भ्रमण का अर्थ है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जब 5 महीना पहले दिसंबर में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला अहमियत भारत को दिया। उन पे कई बार आरोप लगता है कि वो प्रो चाइनीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, तो इस तरह से भी भारत में उनको देख लेता है कि कहीं ये चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन इस सब को उन्होंने चीरते हुए प्रधानमंत्री बनने के दूसरे ही दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अपना पहला विदेश भ्रमण भारत से ही करूंगा, और उसको उन्होंने निभाया है। 5 महीने के बाद भी उन्होंने पहला भ्रमण किया है, तो अभी भारत वे आए हैं। तो इसका एक अहमियत है। नेपाल भी चाहता है कि भारत के साथ हमारा रिश्ता कैसे अच्छा रहे, उसको हम कैसे मजबूत करें। नेपाल की तरफ से भी इस प्रयास को हम उस तरह से देख सकते हैं। राजेश जी, आप प्रचंड की प्रो चाइनीज़ छवि की बात कर रहे थे, तो मैं भी उनका तकरीबन 12 साल पुराना इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी चीन के साथ नज़दीकियों से भारत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस कार्यकाल में अगर हम बात करें तो प्रचंड भारत को लेकर बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। तो क्या कारण है उनकी रणनीति में इस बदलाव के? पहली बात तो ये है कि भारत में उनको प्रो चाइना देखता है या और दूसरे, लेकिन नेपाल के अंदर क्या होता है कि नेपाल के लीडर्स नेपाल के हित में अपनी बातें करते हैं। तो नेपाल के बड़ी पड़ोसी देश दो हैं, चीन है या इंडिया है। तो इंडिया के साथ क्या है कि परंपरागत रूप से कल्चरल, धार्मिक और सब कुछ का व्यवहार का, सब कुछ का संबंध ज्यादा इंडिया की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ जो पड़ोसी चाइना है, जो भी आगे विश्व के अर्थतंत्र में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, तो उससे कैसे बेनिफिट ले। नेपाल एक छोटा सा देश है और नेपाल को आगे बढ़ने के लिए भारत, चीन, अमेरिका या जो कई सारे जो बड़े देश है, आर्थिक संपन्न देश है, उनसे सहयोग की आवश्यकता है नेपाल। तो नेपाल ये चाहता है कि अपने हित में, अपने विकास के लिए मैं कैसे दूसरे देशों से भी सहयोग ले पाऊं। तो चाइना से भी उस तरह का आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग लेता है। लेकिन इसका मतलब ये वो प्रो चाइनीज हो गए या इंडिया आ गए तो प्रो इंडियन हो गए, ये बात नहीं है। नेपाल के हित को रख करके हमारे नेपाली लीडर लोग काम करते हैं, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। ठीक है। और प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो नेपाल भारत से क्या चाहेगा? प्रचंड इस यात्रा में क्या उम्मीदें करेंगे भारत से? हाँ, भारत से सबसे पहले तो भारत से बहुत ज्यादा लगाव है। तो जहाँ बहुत ज्यादा लगाव होता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं खटास भी होता है। कहीं ज्यादा मुद्दे ज्यादा हो तो कहीं कुछ मुद्दे पे कमजोरी बनी रहती है। नेपाल भारत के बीच में 1850 किलोमीटर तकरीबन बॉर्डर है। उसमें बहुत कम जगह है, सिर्फ 2% जगह है जहाँ पे अभी सीमांकन होना, मतलब फाइनलाइज करना बाकी रह गया है कि कहाँ से नेपाल शुरू होता है, कहाँ से भारत शुरू होता है। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है 2% जगह पे। तो वैसी जो विवाद की जगह है उनको नेपाल चाहता है कि इसको सुलझाया जाए। इसी तरह से नागरिक के तह में लोग, जो नेपाल के बहुत सारे लोग नेपाल आते जाते हैं, पेशा व्यवसाय के तरफ से आते हैं, रोजगारी के हिसाब से आते हैं, स्वास्थ्य उपचार के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो नेपाली जो लोग यहाँ आते हैं उनके भी कई बार समस्याएं होते हैं, उनकी बातें भी उन लेवल पर उठ सकती है। तो जन स्तर का भी कई सारे मुद्दे नेताओं के बीच में सलसल हो सकता है। और भारत जो आर्थिक रूप से उभरता हुआ देश है, एक 5वां आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है विश्व में, तो इसका बेनिफिट नेपाल कैसे ले सकता है, नेपाल के युवाओं भारत से कैसे लाभ ले सकते हैं। मैं बता दूं कि नेपाल में अभी हाइड्रो पावर ऊर्जा क्षेत्र में नेपाल थोड़ा प्रगति कर रहा है। तो नेपाल की जो बिजली है
तो उसका बाजार बहुत बड़ा बाजार भारत है, तो नेपाल अपना बिजली कैसे भारत में एवढा सुनिश्चित ढंग से बेच पाएगा, ये बड़ी मुद्दा है। नेपाल चाहता है कि नेपाल का बिजली भारत के होते हुए बांग्लादेश को बेचा जाए, लेकिन रास्ता भारत का होगा, तो इसमें भारत का सहयोग चाहेगा। इन सारी कई मुद्दों पे कई सारे बात है जो दोनों देशों के साझा सरोकार के विषय हैं, उन पे बात होने की संभावना है, मैं देखता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। वैसे 90 के दशक में प्रचंड 10 साल अंडरग्राउंड भी हुए थे, जिनमें से 8 साल उन्होंने भारत में ही बिताए थे। ये तब की बात है जब नेपाल में अस्थिरता का माहौल था और राजशाही ख़त्म करने को लेकर लड़ाइयाँ जारी थी। अब जब बतौर प्रधानमंत्री वो भारत आए हैं, वो उम्मीद करेंगे कि भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करें। और अब बढ़ते हैं हमारे प्रेस रिव्यू सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग खुशबू। सबसे पहले हिंदी अखबारों का हाल, हिंदुस्तान हो या दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता, मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को इन्होंने अपनी लीड ली है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर मैतेई और कुकी समूहों से बातचीत की, जो लगातार हिंसक झड़पों में वहां पे उलझे हुए हैं। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि मणिपुर में कोई भी अगर शांति को भंग करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यह कहा है कि मणिपुर में चुनौतियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं और उम्मीद है कि अभी कुछ समय लगेगा वहां पे शांति बहाल होने तक। उधर कल कांग्रेस ने राष्ट्रपति से इसी मणिपुर वाले मामले में जांच आयोग बनाने का आग्रह किया। पार्टी ने 4 पेज में 12 मांगों को राष्ट्रपति के सामने रखा और कहा कि राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ। और मणिपुर हिंसा मामले में एक और अपडेट है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत मणिपुर के 11 खिलाड़ियों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर राज्य में हालात सामान्य नहीं हुए तो वे अपने अवार्ड और मेडल लौटा देंगे। 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। और मेडल से ध्यान आया उस खबर का, जो कि पहलवानों ने कल हरिद्वार में मेडल गंगा में विसर्जित करने की कोशिश की। ये खबर ठीक मणिपुर हिंसा के सामने सभी प्रमुख हिंदी अखबारों ने लिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए संघर्ष कर रहे ये सभी पहलवान कल शाम गंगा में मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे। हालांकि बाद में किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर वे उन्हें मेडल सौंपकर वापस आ गए। टिकैत ने महापंचायत में निर्णायक फैसला लेने की बात कही है। एक नई जानकारी दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में हुए हत्या से जुड़ी भी सामने आई है। इसमें आरोपी साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि उसे हत्या का कोई पछतावा नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि साक्षी के परिवार को सरकार 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। दिल्ली की ही खबर वो भी है जहां पे कल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। दरअसल शराब नीति मामले में घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई की समानांतर कार्रवाई चल रही है और कल उन्होंने कोर्ट से जमानत के लिए, हाई कोर्ट से जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए कि उन पर बेहद गंभीर आरोप हैं, उन्हें जमानत देने से मना कर दिया और वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं जनसत्ता अखबार शुभम पढ़ रही थी। खबर मैं ये देख रही हूँ कि पंजाब की भगवंत मान सरकार आज 2 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाएगी। इसमें प्रकाश सिंह बादल को हराने वाले गुरमीत सिंह खुडियाँ और करतारपुर से विधायकपुर हैं बलकार सिंह, ये मंत्री में उन्हें शामिल किया जाएगा। और तो अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और उसी के हवाले से ये खबर यहाँ पर छपी हुई है। और दूसरी बात ये कि कैबिनेट मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर हैं, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। वे संसदीय मामलों के मंत्री थे। एक और खबर मैं हिंदुस्तान के हवाले से बता रहा हूँ। 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से खालिस्तान का जिक्र हटाया गया। दरअसल SGPC यानी कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उन्होंने एक पत्र लिखकर सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक जो भी चीजें हैं पाठ्यक्रम में, उसको हटाने की बात कही थी। और इसके बाद NCERT ने ये कार्रवाई की है और न सिर्फ खालिस्तान शब्द बल्कि सिख राष्ट्र जैसे शब्दों को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। साल 2006 में पाठ्यक्रम में इन शब्दों को और इन चीजों को शामिल किया गया था। इसमें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का हवाला देकर सिख राष्ट्र और अलगाववाद की दलील बताई गई थी। 1 जून से जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार ने दरअसल किया ये है
कि कंपनियां जो अलग अलग तरीके से और वो भी गलत तरीके से सब्सिडी जुटा रही थी उसकी राशि में कटौती कर दी है। और इससे कई कंपनियों के जो टू व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, वो 25 से 40 हजार रुपए तक महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट कल आई और उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में जो नए डिजाइन किए गए 20 और 500 रुपए के नोट हैं उनमें नकली नोटों का चलन बढ़ गया है। और आरबीआई ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही कि 20 रुपए के नोटों में करीब 8.5%, जबकि 500 रुपए के नोटों में 14.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई की ये रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में पूरे बैंकिंग सिस्टम में 500 रुपए के करीब 91,000 नकली नोट पकड़े गए। वहीं 10 रुपए के नोट में करीब 12%, 100 रुपए के नोट में करीब 15% और 2,000 रुपए के नोट में करीब 28% की गिरावट भी देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल आप देखें तो रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार नकली नोटों की संख्या घटी है। पिछले बार इनकी संख्या 2,30,000 के आसपास थी, जो इस साल 2,25,000 के आसपास रह गई है। लेकिन 500 के नकली नोट और 20 रुपए के नकली नोट बढ़ने की वजह से आरबीआई के लिए एक चिंता की स्थिति है। वहीं आरबीआई ने यह भी अनुमान लगाया है कि जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, इसमें जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके नीचे रहने की उम्मीद है और थोक महंगाई दर आरबीआई ने यह अनुमान लगाया है कि 5.2%, 5.2% के आसपास रहेगी, जो बीते साल 6.7% रही थी। और एक खबर मैं दैनिक भास्कर से बता रहा हूं। सुलह की खबरों के बाद कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका बयान आया और मीडिया ने जब उनसे ये पूछा कि क्या उन्हें भरोसा है कि पायलट उनके साथ काम करेंगे, इस पर गहलोत ने कहा कि वे पार्टी में हैं तो साथ मिलकर काम क्यों नहीं करेंगे। फिर उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि पायलट की क्या भूमिका होगी, तो इस पर गहलोत ने कहा कि भूमिका हाईकमान की होती है, मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता और मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री बना, आज मेरी ड्यूटी बनती है कि जो हाईकमान चाहे वह मैं करूं। तो ये एक बात सामने निकल कर आई है। और एससीओ मीटिंग से जुड़ी एक खबर मैं पढ़ रही थी शुभम, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पर। अभी भी स्पेकुलेशन यही है कि क्या चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत दौरे पर आएंगे कि नहीं आएंगे इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, जो जुलाई 4 को होने वाली है। इस बीच भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि ये जो समिट है उसको वर्चुअली वो होस्ट करेंगे। और अखबार ये भी लिखता है कि भारत का जो ये फ़ैसला है वर्चुअल समिट होस्ट करने का, इसका मतलब ये भी है कि शी जिनपिंग और जो रशियन काउंटर पार्ट है व्लादिमीर पुतिन, उनको बैक टू बैक इंडिया विज़िट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि G20 समिट भी सितंबर में हो रही है और उसकी भी तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं बात करूं तो रूस की राजधानी कीव में रात भर हुए ड्रोन हमलों के बाद अब मॉस्को की इमारतों पर भी ड्रोन अटैक हुए हैं। और हमने देखा कि इस महीने में लगातार 16-17 मरतबा यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले एक कर होते रहे। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदली है और रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन अटैक होने लगे हैं। रूस ने इन ड्रोन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन यूक्रेन ने इस तरह के हमले में किसी तरह का हाथ होने से इनकार किया है। रूसी अधिकारियों ने ये कहा है कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत रूस की राजधानी की ओर जा रहे ड्रोन्स को न सिर्फ मार गिराया है, बल्कि वे आगे से चौकन्ना भी हैं। रूस और सऊदी अरब के बीच में तनाव की खबरें क्यों आ रही हैं, इस पर मैं एक विश्लेषण बीबीसी पे देख रहा हूं। दरअसल ओपेक प्लस देशों की 4 जून को एक बैठक होनी है। ओपेक प्लस देश वे हैं जिनके पास तेल के भंडार हैं और वे तेल का उत्पादन कितना हो, उसकी कीमतें क्या हो, इससे जुड़े हुए सलाह मशवरा करते हैं। 4 जून को इसकी एक बैठक होनी है और इससे पहले इस समूह के जो 2 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, सऊदी अरब और रूस, इनके बीच तनाव बढ़ रहा है। वजह उसकी ये कि सऊदी अरब थोड़ा रूस से नाराज है और उसकी वजह ये कि एक समझौता बना था, उसके हिसाब से रूस ने तेल उत्पादन नहीं घटाया और इससे हुआ ये कि कच्चे तेल की कीमतों को जो $81 के आसपास रखने की सऊदी अरब की कोशिश थी, उसको एक झटका लगा है। एक राहुल गांधी से जुड़ी खबर और इसकी जानकारी फॉरेन मीडिया आउटलेट्स में भी है। राहुल गांधी अपने 6 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और यहाँ वे आज सेंटा क्लारा में भारतीयों को संबोधित करेंगे। राहुल का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से ठीक 23 दिन पहले हो रहा है। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका जाएंगे,
यहाँ उनका वो आधिकारिक दौरा होगा और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी करेंगे। राहुल की अमेरिका यात्रा में कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण भी है और राहुल अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे और भारत में प्रेस की आजादी पर लेक्चर देंगे। इमरान खान के करीबी दोस्त और पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद ने अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में 5 अरब रुपए की रिश्वत ली थी और ये खुलासा इमरान सरकार में मंत्री रहे और उनके दोस्त फैजल बाबड़ा ने किया है। अल कादिर ट्रस्ट स्कैम वही केस है जिसमें इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा हुई थी। 8 लोग मारे गए थे और आर्मी हेडक्वार्टर के अलावा जिन्ना हाउस पर भी इमरान खान के समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से लगातार आर्मी कार्रवाई कर रही है और वहां की पुलिस कार्रवाई कर रही है। थैंक यू शुभम। और आज जो 31 मई का दिन इतिहास की किताब में किस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है वो भी जान लेते हैं। तो 1921 में आज के दिन कांग्रेस ने पार्टी के झंडे को अनौपचारिक मान्यता दी थी। कुछ बदलावों के बाद ये झंडा भारत का तिरंगा बना। और आज ही के दिन साल 1929 में बच्चों के पसंदीदा कार्टून मिक्की माउस को आवाज मिली थी। और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। 1987 में पहली बार WHO के सदस्य देशों ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। और अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।